इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है बेटी नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो कि अपने घर के अंदर इंटर हो रही थी। तब जाकर हमें ये रियलिटी पता चली कि बेटी एक विच है जिसने की टीम नाम के एक छोटे लड़के को अपने घर के अंदर कई दिनों से कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि बेटी का प्लान था कि वो टीम को आज रात मारकर पूरी तरीके से खा जाएगी। टीम तो डर के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन इसका कुछ अब फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि बेटी नाम की उस खतरनाक विच ने प्लान कर ही लिया होता है कि आज वो टीम को जान से मारकर खा ही जाएगी। हमें बेटी के कमरे में उसकी जादुई झाड़ू भी दिखाई जाती है जो कि विचेस के पास हुआ करती थी, और अब वो सीधा टीम के पास चले जाती है उसे ये बताने के लिए कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात है, मैं तुम्हें मारकर पूरी तरीके से खा जाऊंगी। टीम तो डर के मारी कांपने लगा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन यहाँ टीम के पास एक अच्छा आइडिया आया। वो तुरंत ही एक किताब निकालता है जिसे कि बेटी ने ही उसे पढ़ने के लिए दी थी। उसके अंदर मौजूद एक बहुत ही अमेजिंग कहानी को टीम तो पढ़कर सुनाने लगा था। दरअसल कहानी के अंदर एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर लियो और एंडी नाम के दो दोस्त होते हैं। लियो और एंडी इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि वो सारी चीजें साथ में ही किया करते थे। दरअसल इस समय यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन का माहौल चल रहा था जहां सारे स्टूडेंट्स अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहे होते हैं। अब लियो और एंडी सीधा लाइब्रेरी की तरफ चले गए थे जहां पर उनका बेलिंगम नाम का एक दोस्त मौजूद था। बेलिंगम हालांकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन क्विज कंपटीशन में वो बुरी तरीके से हार गया था और उसके अंदर लियो की जीत होती है, क्योंकि एंडी और उसकी बहन ने मिलकर चीटिंग की थी और लियो को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए थे। और जब ये बात बेलिंगम को पता चली तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो तो उन लोगों को कहने लगा था कि तुम्हें एटलीस्ट कंपटीशन तो प्रॉपर तरीके से खेलना चाहिए, लेकिन अब लगता है काफी देर हो चुकी है और अब सारे कंपटीशन खत्म हो चुके हैं। बेलिंगम एटलीस्ट एक कंपटीशन जीतना चाहता था, लेकिन अब वो भी उसके नाम नहीं है। अब वो सभी लोग बेलिंगम के साथ एक लेबोरेटरी के अंदर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो सभी लोग देखते हैं कि बेलिंगम की लेबोरेटरी में एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके ऊपर लॉट 249 लिखा था। ये बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा और काफी अजीब होता है, जिसे कि अब बेलिंगम सीधा ओपन करने लगा था। तब पता चला कि बॉक्स के अंदर तो कोई एंशिएंट मम्मी रखी गई है जिसकी पूरी बॉडी को कपड़ों से ढका गया था। बेलिंगम को तो मन कर रहा था कि वो उसके ऊपर रिसर्च करे, इसीलिए वो लगातार उसकी बॉडी का चेकअप करने लगता है। हालांकि लियो को ये सारी चीजें काफी अजीब लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही एंडी को बेलिंगम के साथ छोड़कर वहां से चला गया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि एंडी की बहन के पास पहुंच जाता है और उससे बड़ी प्यार भरी बातें करने लगता है। वहीं अब हमें बेलिंगम को दिखाया गया जिसने कि उस मम्मी की पूरे बॉडी का चेकअप करते हुए एक छोटे से पेपर का टुकड़ा पाया होता है। वो तो उस पेपर के टुकड़े को ओपन करके पढ़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वहां पर काफी प्राचीन भाषाएं लिखी गई थी। लेकिन बेलिंगम को ये सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है, इसीलिए उसने एक एआई कन्वर्टर यूज किया और उन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ने लगा। एंडी भी अब थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए उसी जगह पर घूम रहा होता है। बेलिंगम ने तो पेपर पर लिखे गए सारे के सारे वर्ड्स अब पढ़ लिए होते हैं, जिसके तुरंत ही बाद हमें दिखाया गया कि ताबूत के अंदर रखी गई वो खतरनाक मम्मी अब जिंदा हो चुकी है। यानी कि इस पेपर पर लिखे गए वर्ड्स और कुछ नहीं बल्कि मम्मी को जिंदा करने के लिए रखे गए थे। और अब वो मम्मी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी वो अपने ताबूत से उठकर बाहर निकल आती है। लेबोरेटरी की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से चली गई थी। एंडी तो देखने चला आया कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है, लेकिन तभी अचानक हमें पीछे से उसी मम्मी का हाथ आते हुए दिखाई देता है जिसने कि एंडी को पकड़ लिया और वहां से उठाकर दूर फेंक दिया। एंडी कुछ नहीं समझ पाता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। उसे तो सिर्फ इतना रियलाइज होता है कि किसी ने उसका गला पकड़ा और कहीं दूर फेंक दिया। लियो और बेलिंगम भी मदद करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने तो कैसे भी करके एंडी को संभाला, क्योंकि एंडी अब काफी ज्यादा शॉक में हो गया था। उसे समझता ही नहीं कि आखिर उसके ऊपर हमला किसने किया। एंडी की बहन सुजैन भी अब काफी जोर से चिल्लाती है, इसीलिए सभी लोग उसे देखने के लिए चले गए थे। सुजैन तो एकदम घबराते हुए कहती है कि जरूर यहाँ पर कोई मौजूद है। मैं तो आवाज सुनकर नीचे आई थी, लेकिन मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी कि वो खतरनाक मम्मी अब जिंदा हो चुकी है। सभी लोग एक बहुत ही बड़े खतरे से एकदम अनजान थे। सुजैन तो उन्हें बता रही थी कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर बेलिंगम का एक्सपेरिमेंट देखने आई थी, क्योंकि लियो ने सुजैन को पहले से बताया था कि बेलिंगम एक बहुत ही पुरानी मम्मी लेकर आया है। इसीलिए सुजैन को रहा नहीं गया, इसीलिए वो मम्मी देखने के लिए आ गई थी। लेकिन वो जैसे ही लेबोरेटरी के अंदर आई तभी उसे कोई धक्का देकर यहाँ से गिरा देता है। एंडी भी लगातार उस जगह देखने लग गया कि आखिर वहां पर है कौन जो उन्हें मार रहा है। लेकिन बेलिंगम के चेहरे पर एक अजीब तरीके की स्माइल दिखाई दे रही थी, जैसे कि ये सारी चीजें उसे पता है।
अब हमें वो खतरनाक मम्मी दिखाई जाती है जो अब जिंदा होकर ट्रेवल करते हुए लियो के घर तक पहुंच गई थी। लियो को इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और अब उस मम्मी ने लियो का गला पकड़ लिया और उसे बुरी तरीके से मार दिया। हालांकि लियो की आवाज सुनकर जब सुजैन उसके पास पहुंचती है तो उस मम्मी ने सुजैन को भी पकड़ लिया और उसकी पूरे बॉडी के टुकड़े कर दिए, यानी कि लियो और सुजैन दोनों की ही एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि मम्मी अब उस जगह से निकल चुकी थी तो उसके तुरंत ही बाद एंडी उस जगह पर पहुंचता है। एंडी ने देखा कि उसकी बहन और लियो दोनों ही मारे जा चुके हैं और अब उसे पूरी तरीके से शक होने लगा था बेलिंगम पर, क्योंकि बेलिंगम ही उन सारे लोगों से नफरत करता था। एंडी तुरंत ही बेलिंगम की लेबोरेटरी में जाकर उसे रस्सी से बांध देता है और उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने ये सारी चीजें क्यों की। बेलिंगम अब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर वही सारे मंत्र वापस दोहराने लगता है जिससे कि वो मम्मी वापस से जिंदा हो जा रही थी। हालांकि एंडी को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए उसने बेलिंगम का मुंह टेप से बंद कर दिया था। पर ताज्जुब की बात होती है कि बेलिंगम ने अपना सारा वर्ड्स खत्म कर लिए होते हैं। इन्हीं वर्ड्स के यूज करने के कारण वो मम्मी जिंदा होती थी और अब ठीक पीछे से एंडी के ऊपर वही मम्मी हमला करने के लिए आ जाती है। लेकिन एंडी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद था। वो तुरंत ही बच जाता है और उस मम्मी के ऊपर हमला करने लगता है। उसने तो मम्मी के हाथ और पैर दोनों को ही तोड़ दिया था और उसके सर को अलग करके आग में जला दिया था। साथ ही साथ वो बेलिंगम को लास्ट वार्निंग देता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अगर तुम मुझे दिखे तो मैं पुलिस वालों को सारी बातें बता दूंगा। बेलिंगम के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी कार में बैठकर कहीं दूर जाने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें बेलिंगम के हाथ में वही पेपर दिखाया जा रहा था जिसमें कि प्राचीन भाषाएं लिखी थी उस मम्मी को जिंदा करने के लिए। बेलिंगम एक बार फिर से वो सारे स्पेल्स पढ़ता है और उस मम्मी को जिंदा कर देता है। अब यहाँ एंडी जब अपने घर पर किसी से बातें कर रहा था तभी उसका डोर बेल बजता है और उसे ओपन करने के बाद वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एंडी की बहन सुजैन और लियो था, जो कि मरने के बाद अब मम्मीज बन चुके हैं। और बेलिंगम ने जिस मम्मी को जिंदा करने के लिए स्पेल पढ़ा होता है वो इन्हीं के लिए था, ताकि ये सिर्फ मरे ना बल्कि मम्मी में कन्वर्ट होकर उसके टारगेटेड पॉइंट पर हमला करे। सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बेलिंगम ने उसे दे दिए होते हैं। वो दोनों मम्मीज तो एंडी से कह रहे थे कि यहाँ पर हमें बेलिंगम ने तुम्हारा स्वागत करने के लिए भेजा है और हम तुम्हारे पूरे बॉडी के पार्ट्स को अलग करके अच्छी तरीके से खातिरदारी करेंगे। दोनों ही मम्मीज एंडी के ऊपर कूद जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। पहली कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, जिससे कि वो जेल में मौजूद छोटा लड़का जिसका नाम टिम था वो बुक की मदद से उस खतरनाक विच बेटी को कहानी सुना रहा होता है। लेकिन अब बेटी ने पूरी तैयारी कर ली थी टिम को पकाकर खाने के लिए। वो तो कई सारे वेपन्स भी निकालती है जिससे कि वो टिम को पूरी तरीके से पका ले और उसे खा जाए। लेकिन टिम फिर से काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और उस किताब को खोलते हुए बेटी को कहता है कि मेरे पास दूसरी भी कहानी है, मुझे इसे एक बार तुम्हें सुना लेने दो। बेटी के पास टाइम था, इसीलिए वो टिम से कहती है कि ये तुम्हारी आखिरी कहानी होगी और अगर मुझे ये पसंद नहीं आई तो तुम्हें जल्द से जल्द मार दिया जाएगा। टिम भी जल्द से जल्द अब उस दूसरी कहानी को पढ़कर सुनाने लगा। इस दूसरी कहानी का नाम होता है कैट फ्रॉम हेल, जहाँ पर हमें लोगन नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी दिखाया जा रहा था। दरअसल लोगन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जहाँ पर वो सारे दिल के पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बनाया करते थे और ये दवाई काफी ज्यादा असरदार होती थी जिसकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई। देखते ही देखते लोगन की कंपनी सबसे बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक हो जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो सारी दवा जो दिल के पेशेंट्स के लिए बनाई जाती थी उसे लोगन की कंपनी वालों ने कई सारी बिल्लियों को जान से मारकर बनाया था। लगभग 2000 से 3000 कैट्स की जान ली गई होती है उस दवाई को बनाने के लिए। लेकिन ये राज अभी तक किसी को नहीं पता होता और ये सिर्फ लोगन अपने पास ही रखता था। लेकिन अब लोगन अपने घर के अंदर नोटिस करता है कि एक काली बिल्ली लगातार उसके ऊपर नजर रख रही है। हालांकि अब लोगन के साथ घर में कोई नहीं रहता और उसके पूरे परिवार वाले किसी अनजान रीजन की वजह से मारे गए। लेकिन ये सच्चाई तो सिर्फ लोगन को ही पता थी और वो कहीं न कहीं उस काली बिल्ली से बहुत ज्यादा डर भी रहा था। लोगन ने तो अब एक हिटमैन को अपने घर में बुलाया होता है एक काम के लिए। वो हिटमैन अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से सुनने लगा था कि आखिर उसे करना क्या है। तब जाकर लोगन उसे बताता है कि तुम्हें और कुछ नहीं बल्कि इस घर में मौजूद उस काली बिल्ली को जान से मारना है। वो हिटमैन एकदम शॉक हो गया कि आखिरकार ये कैसा काम है, क्योंकि वो किसी इंसान को मारने का काम करता है, किसी कैट को नहीं। तभी लोगन उसे समझाता है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है बल्कि ये शैतानी बिल्ली है। इसने मेरे घर में मौजूद सारे फैमिली मेंबर्स को जान से मार दिया। लोगन तो उस हिटमैन को सारी कहानी बताने लगा कि किस तरीके से कुछ समय पहले जब उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगी थी तब वो अपनी बहन और कई दोस्तों के साथ इस महल में रहा करता था। मेरी पूरी फैमिली कैट से काफी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जैसा पता है कि लोगन ने अपनी दवाइयां
बनाने के लिए उन्हें सारी कैट्स की जान ले ली होती है। उसने कई हजार कैट्स की फैमिली को जान से मार दिया और अपनी ये दवाई बनाई जिससे कि वो काफी अमीर हो चुका होता है। लेकिन ये काली बिल्ली तब से हमारे खानदान में मौजूद है जब से मैंने ये सारा बिजनेस स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है कि ये काली बिल्ली एक शैतानी बिल्ली है जिसने कि एक एक करके सारे मेंबर्स को मार दिया। जैसे कि जब मेरी बहन सीढ़ियों पर से उतर रही थी तो ये काली बिल्ली उसके रास्ते में आ गई, जिससे कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेरी बहन की तुरंत ही मौत हो गई थी। वहीं जब मेरा एक फ्रेंड सो रहा होता है तब ये काली बिल्ली उसके चेहरे पर आ गई और उसका दम घोटकर पूरी तरीके से मार दिया। अब इन सारी चीजों के बाद लोगन को तो उस बिल्ली के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए उसने अपने एक बटलर से कह दिया कि तुम इस बिल्ली को दूर कहीं छोड़ कर आ जाओ। वो बटलर कार में उस काली बिल्ली को लेकर जाता रहता है, लेकिन उस बिल्ली ने अचानक बटलर की आंखों पर नोच लिया, जिससे कि वो अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर आज तक इस बिल्ली ने सारे फैमिली मेंबर्स को जान से मार दिया है, और अब सिर्फ मेरी बारी है क्योंकि अब मैं व्हील चेयर पर भी बैठा हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं इसे खत्म कर सकूं। इसीलिए अब लोगन हिटमैन को कहता है कि मैं तुम्हें पूरे $1,00,000 दूंगा इस कैट को मारने के लिए। तुम उस कैट को ढूंढो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। हिटमैन काफी खुश होता है क्योंकि इतने पैसे तो उसे किसी इंसान को भी मारने पर नहीं मिलते थे। इसीलिए अब वो अपने वेपन्स रेडी करने लगा जिससे कि वो काली बिल्ली को जान से खत्म कर दे। हिटमैन ने सोचा था कि वो इस बिल्ली को पॉइजन की एक इंजेक्शन देकर जान से मार देगा, जो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। हालांकि उसने सिरिंज के अंदर पॉइजन इंक्लूड कर ली होती है और उस कैट को ढूंढने लगा था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो कैट यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। हिटमैन पूरी कोशिश करता है उसे इंजेक्शन लगाने की, लेकिन वो कैट तो उससे बचते हुए उसे ही घायल कर दे रही थी और वहां से कहीं दूर जाकर छिप जा रही थी। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब हिटमैन के हाथों में वो बिल्ली नहीं आती तो वो अपने ब्रीफ केस के पास चला गया था जहां पर मल्टीपल गन्स रखी होती हैं। उसने तो सबसे पहले अपनी एडवांस गन निकाल ली और उस काली बिल्ली को खाने के लिए वहां पर कुछ रख दिया। हालांकि वो बिल्ली वहां पर आकर खा भी रही होती है और वहीं थोड़ी दूरी पर से वो हिटमैन निशाना लगा रहा था उस बिल्ली के ऊपर। जैसे ही वो फायर करता है तो पता चला कि उसका निशाना चूक गया है। हिटमैन एकदम चौक हो गया क्योंकि इतने साल के करियर में उसका निशाना कभी चूका नहीं। आखिरकार वो ऐसी नॉर्मल बिल्ली को क्यों नहीं मार पा रहा है। वो जितनी बार भी कोशिश करता हर बार वो काली बिल्ली बचकर निकल जाती। साथ ही साथ वो हिटमैन के ऊपर भी हमला कर रही थी और उसे घायल कर दे रही थी। थोड़ी देर बाद जाकर उस हिटमैन को रियलाइज हुआ कि जैसा लोगन ने कहा था कि ये काली बिल्ली एक शैतानी बिल्ली है, वो एकदम रियल होता है, क्योंकि इस बिल्ली की बॉडी बहुत ही खतरनाक थी और वो बाकी से अलग होती है। अब वो बिल्ली तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी और हिटमैन के सर के ऊपर कूदकर उसके मुंह के अंदर घुसने लगी। देखते ही देखते वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी में चली जाती है और हिटमैन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से तड़पने के कारण वो धीरे धीरे करके जान से मारा गया। लोगन को लग रहा होता है कि शायद उस हिटमैन ने बिल्ली को मार दिया है, इसीलिए वो व्हील चेयर पर बैठकर उसे देखने आया। लेकिन वहां पर वो नोटिस करता है कि हिटमैन के मुंह के अंदर से वही काली बिल्ली बाहर निकल रही है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो गया। ये पूरा इंसिडेंट इतना डरावना और खतरनाक होता है कि लोगन को हार्ट अटैक आने लगा और उसे दिल का दौरा पड़ने लगा होता है। हालांकि लोगन के पास अपनी बनाई गई दवाई होती है और वो उसे खाने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक वो बिल्ली उसके सामने आ गई। लोगन के हाथ से वो सारी गोलियां नीचे गिर जाती हैं, जिसे कि उसने इतने हजारों बिल्लियों को मार कर बनाया था, और अब हार्ट अटैक के कारण उसकी तुरंत ही मौत भी हो जाती है। यानी कि उस शैतानी बिल्ली ने अपना बदला ले ही लिया था। लोगन वहीं पर खत्म हो गया और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी होती है। अब हमें उसी छोटे लड़के टिम को दिखाया जाता है जो उस विच के सामने कह रहा था कि ये थी मेरी दूसरी कहानी। बेटी नाम की वो विच कहती है कि हालांकि ये कहानी एकदम डरावनी थी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी लव स्टोरी है कि नहीं। अब टीम जल्द से जल्द उस किताब में एक दूसरी लव स्टोरी को ढूंढने लगता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसे वो मिल भी गई थी। टीम लगातार अब उस विच को कहानी सुनाने लगा क्योंकि उसे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। दरअसल इस कहानी के अंदर ट्रिस्टीन नाम का एक आर्टिस्ट दिखाया जा रहा था। ट्रिस्टीन तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम किया करता है और वो लगातार कोशिश करता कि कैसे भी इंस्ट्रूमेंट बनाए ताकि उसे पैसे मिले, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। ट्रिस्टीन जहाँ पर काम किया करता था उसके ठीक ऊपर एक ग्रे गॉयल का स्टैचू मौजूद होता है। ये स्टैचू पुराने जमाने से यूज किया जाता था अपने बिल्डिंग्स और घरों के बाहर, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर बुरी शक्तियां उनके पास ना आए। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि वो ग्रे गॉयल का स्टैचू लगातार ट्रिस्टीन को देखता ही जा रहा है। अब ट्रिस्टीन जब अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा था तभी उसे एक कॉल आता है। उसमें दूसरी तरफ से उसे बताया जा रहा था कि एक एजेंट जो उसके इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहता था वो उससे मीटिंग करना चाहता है।
इसीलिए अब ट्रिस्टीन तुरंत ही अपना सारा काम छोड़कर उस एजेंट से मिलने चला आया, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और उसे अपने इंस्ट्रूमेंट बेचने थे। हालांकि एजेंट ने सारे इंस्ट्रूमेंट देख लिए होते हैं, लेकिन वो ट्रिस्टीन से कह रहा था कि हमारी कंपनी को तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन पसंद नहीं आए हैं, इसीलिए हम तुम्हारा ये ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं। ट्रिस्टीन इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके पास पहले ही पैसे कम थे और उसने आधे से ज्यादा पैसे अपने इंस्ट्रूमेंट बनाने पर लगा दिए और अब तो कोई उसका इंस्ट्रूमेंट खरीद ही नहीं रहा है। ट्रिस्टीन बार में जाकर काफी सारे ड्रिंक्स पीता है, जिससे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए बार का ओनर जो उसका दोस्त होता है वो कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। बार का ओनर अब अपने बार को बंद करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसे साइड में से एक अजीब तरीके की आवाजें आती हैं। ओनर तुरंत ही उस जगह पर देखने चला गया अपने हाथ में गन लेकर। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि स्टैचू वाला ग्रेगॉयल था। उस खतरनाक ग्रेगॉयल ने तो एक इंसान को जान से मार दिया होता है, जिसके बाद वो बार ओनर पर हमला कर देता है। उसे घायल करने के बाद अब वो ग्रेगॉयल सीधा चले गया था ट्रिस्टीन के पास। ट्रिस्टीन तो काफी डरते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। तभी वो खतरनाक ग्रेगॉयल कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा और मेरे बारे में जो चीज सुनी है वो किसी को नहीं बताना पड़ेगा। ट्रिस्टीन तुरंत ही बोलता है कि मैं ये बातें किसी से नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। जिसके बाद वो ग्रेगॉयल वहां से चला गया था। उस ग्रेगॉयल ने ट्रिस्टीन की छाती पर बहुत ही गहरा निशान दे दिया था और उसे कहा था कि तुम किसी को भी मत बताना। ट्रिस्टीन इस बात से डरकर काफी तेजी से भागने लगता है और वहां से दूर चला आता है। ट्रिस्टीन एक कोने पर रुक गया था, तभी उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उसी तरफ जा रही थी जहां पर ग्रेगॉयल था, इसीलिए ट्रिस्टीन तुरंत ही उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये रास्ता उसके लिए खतरनाक हो सकता था। हालांकि वो लड़की जिसका नाम कैरल होता है वो तो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी, पर ट्रिस्टीन उसे गाइड करता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तब तुम्हारी जान बच सकती है। कैरल को कुछ नहीं समझता और अब ट्रिस्टीन उसे लेकर अपने घर में आ जाता है। ट्रिस्टीन ने उसे कहा था कि तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि ये सारी जगह जानलेवा हो सकती हैं। हालांकि ट्रिस्टीन ने अभी तक कैरल को उस ग्रेगॉयल के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, क्योंकि ट्रिस्टीन ने उससे प्रॉमिस किया था। कैरल उसे कहती है कि मैं इस शहर में नई हूँ और मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर रोक लिया। कैरल ने यहाँ पर नोटिस किया कि ट्रिस्टीन काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है और वो उससे काफी इंप्रेस भी हो गई थी। ट्रिस्टीन कह रहा था कि ये तुम्हें ही इंप्रेसिव लगती हैं, बाकी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं। ट्रिस्टीन के छाती पर वही 3 पंजों के निशान थे जो कि ग्रेगॉयल ने दिए होते हैं, इसीलिए कैरल तुरंत ही उसके पास आ गई और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगी। यहाँ पहली बार वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ कैरल का एक दोस्त होता है जो कि एक इन्वेस्टर था। उसने अपने दोस्त को ट्रिस्टीन की आर्ट्स देखने के लिए बुलाया, जिससे कि उसे ट्रिस्टीन के इंस्ट्रूमेंट्स काफी पसंद आते हैं। उस इन्वेस्टर को इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन इतने अच्छे लग गए कि उसने ट्रिस्टीन को काम पर रख लिया। ट्रिस्टीन को उसके आर्ट के काफी सारे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी। वो एकदम से टेंशन फ्री हो जाता है और काफी मेहनत से काम भी करने लगता है। थोड़े समय में ट्रिस्टीन और कैरल एक दूसरे के पास आकर शादी भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके रिलेशनशिप को काफी टाइम हो चुका था और अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती हैं, जिसे कि ट्रिस्टीन काफी एंजॉय भी कर रहा था। हमें अब पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ट्रिस्टीन और कैरल ने शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। ट्रिस्टीन अपनी वाइफ कैरल से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उससे कुछ बातें नहीं छुपाता, लेकिन अभी तक ट्रिस्टीन ने उस ग्रेगॉयल की बातें छुपा कर रखी थी। लेकिन अब ट्रिस्टीन बिल्कुल भी रह नहीं पा रहा था अपनी वाइफ को सच्चाई बताने के लिए उस ग्रेगॉयल का। वो पूरी तरीके से अपनी वाइफ के सामने लॉयल रहना चाहता था, इसीलिए अब ट्रिस्टीन ने अपनी वाइफ कैरल को उस ग्रेगॉयल के बारे में सारी बातें बता दी होती हैं। तभी अचानक कैरल उसे कहने लगी थी कि आखिर तुमने ये बातें क्यों की, जबकि ग्रेगॉयल ने तुमसे ये सारी चीजें कंफर्म की थी कि ये किसी को मत बताना। ट्रिस्टीन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिर ये उसने क्या कर दिया, और अब अगले मोमेंट में हमें दिखाई दिया कि कैरल उसी ग्रेगॉयल के अंदर कन्वर्ट होने लगी है। वो पूरी तरीके से ग्रेगॉयल बन जाती है और फिर हमें पता चला कि 10 साल पहले वो कैरल और कोई नहीं बल्कि वो ग्रेगॉयल ही थी, जो कि कैरल का रूप धारण करके ट्रिस्टीन के सामने आई थी और अब 10 साल से उसकी वाइफ बनकर रह रही है। ट्रिस्टीन को तो उस ग्रेगॉयल ने पकड़ लिया था और अब ट्रिस्टीन जैसे ही अपने दोनों बच्चों को देखता है तो वो दोनों भी ग्रेगॉयल में कन्वर्ट हो गए थे। वो ग्रेगॉयल अब वादा तोड़ने की वजह से ट्रिस्टीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था।
ट्रिस्टीन तो कह रहा होता है कि इतने साल से मैंने तुम्हें प्यार किया और ट्रस्ट किया, एटलीस्ट उसके लिए तुम मुझे जिंदा छोड़ सकते हो। लेकिन ग्रेगोयल उसे सजा देने के लिए तुरंत ही उसे जान से मार देता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो ग्रेगोयल अपने दोनों बच्चों को लेकर ऊपर की तरफ चला गया था। वो एकदम बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है और उन दोनों बच्चों को लेकर स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये ग्रेगोयल की कहानियां सच में एक रियलिटी होती हैं जो बहुत सारे इंसानों को नहीं पता होती। अब ये कहानी भी खत्म होने के बाद वो छोटा बच्चा टिम उस खतरनाक विच के सामने कह रहा था कि ये कहानी तुम्हें कैसी लगी। तब जाकर बेटी नाम की वो विच कहती है कि इसमें भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, मुझे हैप्पी एंडिंग वाली कहानी चाहिए जिसके अंदर लव स्टोरी हो। हालांकि इस कहानी में लव स्टोरी तो थी लेकिन थोड़े समय के लिए। वो छोटा बच्चा टिम काफी ज्यादा डर गया और कहने लगा कि रुको, मैं बुक में से ढूंढकर और भी कहानियां सुना सकता हूँ। लेकिन बेटी कहती है कि इस बुक में कोई हैप्पी एंडिंग वाली कहानी ही नहीं है और अब तुम्हारी सारी कहानियों का समय खत्म हो चुका है क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। वो विच ने आग जला ली होती है जिसमें कि वो टिम को पकाकर खा लेगी। टिम अब पूरी तरीके से चौंक जाता है और वो डरने भी लगा था कि आखिर ये विच उसे मार न दे, इसीलिए वो अपनी जेब में से बहुत सारे मार्बल्स निकालता है। उसने वो सारे मार्बल्स जमीन पर फेंक दिए थे जिससे कि वो विच फिसल कर नीचे गिर जाए। वो खतरनाक विच तो चाकू लेकर सीधा जेल के अंदर घुस जाती है टिम को मारने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर उन्हीं मार्बल्स के ऊपर पड़ा और वो फिसल कर नीचे गिरने लगी। उस विच की पूरी बॉडी नुकीले किलो के ऊपर जाकर लग जाती है जिससे कि वो वहीं पर मारी गई। टिम इस बात से काफी डर जाता है और तुरंत ही उस विच को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। वो तो उस चाबी को भी ले रहा था जिससे कि वो अपने हाथ के हथकड़ियों को खोल देगा। हालांकि उस खतरनाक विच की बॉडी में अभी भी जान बाकी थी, लेकिन वो सीधा एक ट्रॉली के अंदर फंसकर उसी आग के अंदर चली गई जिसमें कि वो टिम को जलाकर खाने वाली थी। यानी कि अब टिम को अपना खाना बनाने के चक्कर में वो विच पूरी तरीके से जलकर मारी गई। वो चिल्लाते रह जाती है लेकिन उसकी मदद करने कोई भी नहीं आता। हालांकि अब टिम किसी भी तरीके से आजाद तो हो चुका था, लेकिन अब उसके भी चेहरे पर एक खतरनाक हंसी दिखाई जाती है जो कि एक कुकी खाते हुए कहते बोल रहा था कि किसी भी चीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, एंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हो ही जाती हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसी के साथ ये खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।